हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल टेम्पेस्ट ऑफ लर्निंग। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट का क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं बोर्ड के दृष्टिकोण से। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए लास्ट मोमेंट पे। और इसके लिए मैंने ये एक छोटा सा नोट्स तैयार कर लिया है, तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अलाइंड मूवमेंट था क्या? तो नॉन अलाइंड मूवमेंट था कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ तो जो पूरा वर्ल्ड था वो दो जोन में डिवाइड हो गया था। तो और एक तरह का कोल्ड वॉर चल रहा था, दो पावर में डिवाइड हो गया था। एक था यूएसएसआर एंड दूसरा था यूएसए। तो ये दो पावर में डिवाइड थे और वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज थे, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो थे वो उन दोनों पावर्स के साथ जुड़ते जा रहे थे। जिसका जिसके साथ जाने का था वो जा रहा था। और हमारी कंट्री उसी समय आजाद हुई थी, हमें आजादी उसी समय मिली थी। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि ना, हम जो हैं, और भी इनके साथ कुछ एशियन कंट्रीज थे जहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनीज थी। और ये लोग अपना फ्रीडम न्यूली बॉर्न फ्रीडम को क्या करना चाहते थे? इंजॉय करना चाहते थे। तो इन्होंने कहा कि वी विल नॉट अलाइन विद एनी ऑफ द पावर। ओके। और इन्होंने कहा कि वी विल नॉन अलाइन, हम लोग अलाइन नहीं होंगे। और इसी से ये नॉन अलाइन मूवमेंट के नाम से जाना गया। तो मीनिंग ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट क्या था? कि नॉन अलाइनमेंट इज द इंटरनेशनल पॉलिसी ऑफ sovereign state according to which it does not again itself with any of the power blocks, and at the same time actively participates in the world affair to promote international peace, harmony and cooperation. So इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं था, ये सिर्फ किसी के साथ जाना नहीं चाहते थे। बट इसका मतलब ये नहीं था कि ये पीस या जो भी जरूरी है वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दे विल वेरी मच बी पार्टिसिपेटिंग इन all kind of affair, but they will not be in the side of either of the power. ये यहाँ पे था, ये इसका मतलब था। इसके कुछ एम्स थे कि भाई क्या इसके क्या मेन फीचर्स थे। सो इट इज नॉट अलाइन टू एनी ऑफ द पावर ब्लॉक्स, ये एक सबसे पहले था। एंड इट इज अपोज टू एनी काइंड ऑफ मिलिट्री अलायंस लाइक नाटो, सियाटो, वर्सोवा पैक्ट, एनी। तो ये लोग किसी के साथ नहीं जा रहे थे। एंड इट रिटेन इट्स फ्रीडम टू टेक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजन एंड इट डज नॉट रिमेन अलूफ। ये भी था कि ये अपने आप को अलूफ नहीं करेंगे फ्रॉम इंटरनेशनल प्रॉब्लम। इट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स अमंग it is actively participates in the politics among Indians, and it actively participates in the policies among nations. So non-alignment stand for action rather than pacifism. Pacifism. Yes. तो नॉन अलाइन का मतलब बिल्कुल नहीं था कि जो कंट्री है वो अलूफ हो जाएगी, किसी भी तरह के वर्ल्ड अफेयर में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ऐसा नहीं था। एक्टिवली दे विल पार्टिसिपेट, बट दे विल टेक देयर ओन डिसीजन। वो किसी और पावर ब्लॉक के डिसीजन के अंदर नहीं आना चाहते थे, वो अपने फ्रीडम को पूरा का पूरा एंजॉय करने चाहते थे। It judges an issue on merit. It upholds the rights of all people for freedom and justice. Okay? तो ये सब चीजें तो थी। पर क्या कारण हुए, ऐसा क्या था कि ये जो फैक्टर, क्या फैक्टर रहा होगा दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन अलाइनमेंट? तो उस फैक्टर में सबसे पहले था ग्लोबल टेंशन कॉज बाय कोल्ड वॉर। ये क्वेश्चन में पूछेगा कि राइट द टू फैक्टर्स, थ्री फैक्टर्स, फोर फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो अगर राइट आता है तो फिर उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा, बट मेंशन or point out, then only you have to write the, the point like global tension caused by cold war। तो हमने जैसे देख लिया, जो पूरा वर्ल्ड था वो दो ब्लॉक में डिवाइड हो चुका था। और वहां पे जो भी कंट्रीज थी उन दोनों ब्लॉक से साथ जा रही थी, उन दोनों के बीच में क्या था? कोल्ड वॉर चल रहा था। तो और अपने आप को वो क्या दिखाना चाहते थे कि हम स्ट्रांग है तो हम स्ट्रांग है। दूसरा हमारा जो था स्ट्रगल अगेंस्ट इंपेरियलिज्म एंड न्यू कॉलोनीज। यस। तो ये क्या था? द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन ऑप्टेड फॉर नॉन अलाइनमेंट बिकॉज, ये भी क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्या कारण था कि नॉन अलाइनमेंट की तरफ ये नेशन जो थे वो झुक गए। वाई देवर
so inclined toward the non-alignment because of some emotional and psychological constraints. What were they? They wanted to enjoy their newly acquired freedom and the power that had come with it without any pressure from other bigger nation. Yes, इनको इतनी मुश्किल के साथ फ्रीडम मिली थी, तो अब ये अपने पावर को फुली एंजॉय करना चाहते थे, ना कि फिर ये किसी के अंडर कंट्रोल में आके उनके अनुसार जीना चाहते थे। ऐसा ये बिल्कुल भी करना नहीं चाहते थे। देन राइट ऑफ इंडिपेंडेंट जजमेंट, यस, दैट वाज आल्सो द रीजन of the right of independent judgment. The newly independent nation were able to keep their own identity by not aligning any of the power blocks. वो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते थे क्योंकि इतनी मुश्किल से उनको फ्रीडम मिला था। Then use of moderation in relation to all big powers. Yes, use of moderation in relation, जिससे भी रिलेशन हो वो मॉडरेट होना चाहिए, ना ही बहुत एक्सेसिव और ना ही बहुत हम उसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। देन reconstructing the international economic order. Yes, that most of the newly independent countries of Asia and Africa were economically backward. Yes, इतने दिनों से उनको क्या किया गया था, ड्रेन कर लिया गया था, so they were economically very backward and had a low standard of living. Since they needed both capital and technical, so know how to boost their economic development, they considered it worthwhile to get both the things from wherever they could without any string attached with them. Yes, तो ये जहां से भी उनको लाभ मिलता, जहां से भी बेनिफिट मिलता, जिस भी पावर ब्लॉक से मिलता, देवर, so that is why they were thinking to make the moderate relation with everybody. Yes, now formation of collective forces. Yes, ये क्या था? So the newly independent nation realized that although they do not have the military and economic power, yes, उनके पास नहीं था economic and military power to influence international affairs, they had moral, they had moral force, and with their collective reason they could maintain or promote world peace on their own. Yes, उनके पास भले ही इकोनॉमिक पावर नहीं था, मिलिट्री पावर नहीं था, बट उनके पास मोरल वैल्यूज थी जो कि वर्ल्ड में वो क्या उस मोरल वैल्यू के बलबूते से वो वर्ल्ड में पीस को और हार्मोनी को प्रमोट कर सकते थे। तो ये बात था, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है जिनको हमें पढ़ लेना चाहिए और जान लेना चाहिए। तो इसमें जो आएगा मेंशन, ओनली यू हैव टू मेंशन, इसमें से 3-4 कोई भी आप लोगों को लिख देना होगा, और अगर इसके बाद अगर होगा कि राइट और ब्रीफली एक्सप्लेन, तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करना होगा। अब होता है पंचशील, ये क्या था? तो पंचशील वाज एन एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना कंटेनिंग 5 प्रिंसिपल। तो ये पंचशील का डेफिनेशन आ सकता है, एंड व्हाट वर द 5 पॉइंट्स इन पंचशील, ये भी पूछा जा सकता है, और ये लिखना होगा। तो क्या होगा, ये पहले तो एग्रीमेंट था चाइना और इंडिया के बीच में, जिसमें 5 प्रिंसिपल थे। ओके, उसमें क्या था? म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। यस, यहाँ पे म्यूचुअल कंसिडरेशन था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था कि किसी के भी इंटरनल अफेयर में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, और किसी भी देश के लिए उनके मन में एग्रेशन नहीं होगी, या कोई इन्वेड नहीं करेगा, कोई लड़ाई नहीं करेगा। इक्वालिटी फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, और कोई भी अगर ट्रेड हो रहा है या कोई रिलेशन बन रहा है, कोई ट्रिटी साइन हो रही है, तो वहां पे म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए, दोनों कंट्रीज को बेनिफिट मिलना चाहिए। देन म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, बैंड सॉवरेनिटी। ओके, तो यहाँ पे एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट की भावना होना चाहिए, एक दूसरे की कंट्रीज के लिए, और उसके नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और जो भी कल्चर है उसके लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो ये चीज था। देन पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यस, जो भी पावर है पीसफुल को एग्जिस्टेंस होना चाहिए मतलब कि हम भी शांति से और आप भी। और देन कॉन्फ्रेंस ऑफ, यहाँ पे क्या था? कॉन्फ्रेंस ऑफ बॉन्ड इन अप्रैल 1955, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस किया गया जहाँ पे ये पंचशील हुआ था। दैट इज द कॉन्फ्रेंस ऑफ बैंडन, दैट इज इन इंडोनेशिया, कब? 1955 में, और इसमें 29 कंट्रीज ने अटेंड किया था। और इसको प्रेसाइड किसने किया था? तो प्रेसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, सो इसमें ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन कौन सी कंट्रीज ने कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट, मतलब वहां पे मेंबर्स थे। तो दैट इज द 29 कंट्रीज अटेंडेड, दे अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस। ओके,
द यहाँ पे क्या था, द डेलीगेट्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस कंडेम्ड colonialism and emphasized the need for economic growth in the third world countries. ओके, तो इस तरह का चीज यहाँ पे लिया गया। अब क्या है कि आर्किटेक्ट्स ऑफ नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का आर्किटेक्ट कौन था, तो यहाँ पे ये देख लेते हैं हम आर्किटेक्ट। तो यहाँ पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज फॉर्मली लॉन्च एट इट्स फर्स्ट समिट हेल्ड इन सितंबर 1961। तो कहाँ पे हुआ, और दैट वाज द बेलग्रेड इन युगोस्लाविया में हुआ था। इसका पहला जो समिट था वो 1961 में हुआ था। एंड दिस इज आल्सो वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो ये कब हुआ था, 1961 सितंबर में हुआ था। एंड कहाँ हुआ था, तो बेलग्रेड युगोस्लाविया में हुआ था। 25 Afro Asian countries and one European country, that is the Cyprus, had participated. तो कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, तो 25 एफ्रो एशियन कंट्रीज थे, अफ्रीकन एशियन कंट्रीज थे, और वन कंट्री जो था वो यूरोपियन था, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की दृष्टि से पूछा जा सकता है, दैट इज द सिप्रस। दैट वाज अटेंडेड बाय पंडित नेहरू, yes, Prime Minister of India, President Joseph Broz Tito, and ये who is that President Joseph Broz Tito, ये प्रेसिडेंट है कहाँ के, यूगोस्लाविया के। एंड प्रेसिडेंट नासिर ऑफ इजिप्ट, फाउंड ये, और इन्हीं को हम क्या जानते हैं, फाउंडिंग फादर भी जानते हैं, और यही जो थे वो आर्किटेक्ट थे नैम के। तो आई बिलीव सबको ये समझ में आ रहा होगा। नाउ नैम का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, तो ऑब्जेक्टिव जो था, तो पहला ऑब्जेक्टिव था कि एलिमिनेशन ऑफ ऑल द मैटर विच कुड लीड टू वॉर। ऐसा कोई भी मैटर से कंसर्न नहीं रखना है जो कि आगे चल के किसी वॉर को लीड करे। हमें शांति चाहिए, हार्मनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, यस, ह्यूमन राइट जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स होती है उसकी प्रोटेक्शन चाहिए, ताकि हम अपने आगे आसपास के माहौल को भी प्रोटेक्ट कर सके, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। एंड टू एडवोकेट पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट होती है तो उसका पीसफुल सेटलमेंट हो, ना कि कोई वॉर हो जैसे कि पहले हो चुका था। तो ये सारी चीजें थी इसके ऑब्जेक्टिव में। तो ये यहाँ से बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू पूछा जा सकता है, तो रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने ही इनिशिएट किया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लिए, यस, और ये अपने फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते थे। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं कि क्या रोल था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ओके, नाउ Nehru was acknowledged as the greatest spokesperson for the neutrality of the Asian and the African state in the Cold War era. Yes, इन्होंने इनिशिएटिव लिया था और न्यूट्रल रहने के लिए बोला था अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज को, जो कि अभी अभी उनको क्या मिला था, इंडिपेंडेंट मिला था, तो इंडिपेंडेंस मिला था। तो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर हुआ, बहुत ही क्विक रिवीजन हुआ, और इसमें जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक मैंने बताए, इन्हीं में से क्वेश्चंस मोस्टली 95% क्वेश्चन विल कम फ्रॉम हियर ओनली। तो इसको आप लोग बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।